तो आज हम लोग बात करेंगे ऑन रोमांटिसिज्म। अब ये वर्ड रोमांटिसिज्म आप किसी नॉन लिटरेरी स्टूडेंट के सामने अगर यूज करेंगे तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आने लगेंगे एंड दैट पर्सन विल इमीडिएटली थिंक ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। पर क्या रोमांटिसिज्म का इमोशंस एंड फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल है, बट नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन बट फॉर नेचर एंड ब्यूटी। रोमांटिसिज्म कई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है जो किसी वॉर या पॉलिटिकल इवेंट का रिजल्ट नहीं है, बट इट इज द बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज। इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो ऑन न्यू क्लासिसिज्म और द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, तो आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट के अंदर एक ह्यूमन बहुत ज्यादा रैशनल था एंड ही वाज डोमिनेटेड बाय रीजन एंड लॉजिक। उसके इसी लॉजिकल बिहेवियर ने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया एंड एक इंसान का जो बिहेवियर था वो बहुत हद तक सिस्टमैटिक एंड मैकेनिकल हो गया। बट इन ही लोगों के बीच में से कुछ ऐसे चेंज सेट ऑफ माइंड के साथ लोग आ रहे थे जिनका फोकस रीजन या लॉजिक पे ना होकर इमोशंस एंड फीलिंग्स पे था। सो रोमांटिसिज्म बिगैन इन मिड 18th सेंचुरी इन द वर्क्स ऑफ यूरोपियन पोएट्स, आर्टिस्ट एंड फिलोसोफर्स। इनके काम में जब लोगों ने रोमांटिसिज्म का एक फील देखा, इमोशंस एंड फीलिंग्स में बहुत ज्यादा एम्फेसिस देखा, तो ये जो मूवमेंट है दुनिया भर में फैलने लगा एंड लोगों का नजरिया बदल गया। नेचर को देखने का, लव को देखने का, वर्क को देखने का, इंडिविजुअल सेल्फ को देखने का या फिर चिल्ड्रन को देखने का। तो ये हुआ रोमांटिसिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा डिटेल में रोमांटिसिज्म को देखते हैं। तो रोमांटिसिज्म was an artistic and literary movement that took place in Europe between 1800 to 1850। अब जिस तरीके से एनलाइटनमेंट के जितने भी लोग थे, they were characterized by reason and logic। आपके जो रोमांटिक पीपल या रोमांटिक राइटर्स थे, they were characterized by feelings, emotions and individualism। ये नेचर को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते थे एंड इनकी जो प्रेफरेंस थी क्लासिकल से ज्यादा मिडिवियल को थी। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जितने भी हमारे नियो क्लासिकल और एनलाइटनमेंट एज के राइटर्स थे वो क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करते थे और उनको इमिटेट करते थे, वेयर एज हमारे जो रोमांटिक्स हैं वो क्लासिक्स के स्ट्रक्चर या उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो मिडिवल एजेस या मिडिवल राइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड प्रेफर करते हैं ओवर द क्लासिक्स। अब अगर हम लोग रोमांटिक्स की बात करें तो ये रोमांटिसिज्म एक रिएक्शन था अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रिएक्शन या अगेंस्ट या रिजेक्शन में आप बात कर सकते हैं ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक लॉजिक ऑफर्ड बाय एज ऑफ एनलाइटनमेंट। हमारी एनलाइटनमेंट एज में जितना भी हम लोग को रीजन और लॉजिक और रैशनैलिटी मिल रही थी उसको हमारे रोमांटिक्स रिजेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मैकेनिकल वर्ल्ड एंड थिंकिंग को ये लोग रिजेक्ट करते हैं एंड फीलिंग्स, इमोशंस एंड इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी रोमांटिक मूवमेंट के लोग हैं या रोमांटिसिज्म है, ये एम्फेसिस प्ले करते हैं ऑन एक्सप्रेशन एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ सब्लिमिटी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमारे लास्ट वीडियो में भी समझ गए थे कि जहां पे एक तरफ एनलाइटनमेंट के लोग थे वो लोग इंटेलेक्ट को बहुत ज्यादा फेवर करते थे ओवर इमोशंस, हमारे जो रोमांटिक्स हैं वो इमोशंस एंड फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं ओवर योर इंटेलेक्ट एंड साइंटिफिक और अ मैकेनिकल वर्ल्ड। अब अगर एनलाइटनमेंट और रीजन एंड लॉजिक की एज चल रही थी एंड धीरे धीरे लोगों की थिंकिंग बदल रही थी, ऐसा क्या हुआ था कि लोगों की थिंकिंग बदल रही थी? तो अचानक से एक मूवमेंट नहीं आ जाता है। देयर आर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोगों के सामने आने लगती हैं एंड लोगों का अचानक से माइंड सेट या उनकी फीलिंग्स चेंज होने लगती है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि वो क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें थी या इवेंट्स थे दैट टुक प्लेस जिसकी वजह से रोमांटिसिज्म वाज ब्लूमिंग स्लोली एंड स्टेडीली। तो 1762 की ये बात है जहां पे आपके स्विस फिलोसोफर जीन जैक्वेस रूसो, ये नाम आपने पढ़ा होगा चाहे पेपर वन में, चाहे आप फिलोसफी के अगर एजुकेशन के अगर स्टूडेंट होंगे, ये एक बहुत फेमस राइटर है जिनकी एक बुक पब्लिश होने के बाद लोगों का रोमांटिसिज्म या फिर फीलिंग्स के टुवर्ड्स एक
रुझान होने लगा था या वो एक नई फील्ड को देखने लगे थे। इनकी इस बुक का नाम था इमाइल और ऑन एजुकेशन, जो कि एक ट्रीटाइज थी जो बताता था ऑप्रेसिव वर्ल्ड ऑफ अडल्ट्स, जिस तरीके से लोग मैकेनिकल बन गए थे, बहुत ज्यादा रैशनल बन गए थे कि बस ये रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसा ही जीवन होना चाहिए और ऐसे ही गाड़ी चलती है। तो इन्होंने एक बुक निकाली थी जिसमें इन्होंने बताया था कि एक बच्चे को किस तरीके से पेरेंटिंग करनी चाहिए, एक बच्चे की क्या डिमांड होती है, उसकी गुडनेस को किस तरीके से आजकल के जो हिपोक्रेटिक अडल्ट्स हैं वो किल कर रहे हैं, उसकी गुडनेस एंड उनके इनोसेंस को अवॉइड कर रहे हैं। ये जो ट्रीटाइज थी, इस बुक ने लोगों का अचानक से जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट था वो चेंज करके उनके दिमाग में कुछ फीलिंग्स एंड इमोशंस डाल दी towards children. That is why in the starting of the video I put an emphasis on कि जब लोगों के पास रोमांटिसिज्म मूवमेंट फैल रहा था तो उनका नजरिया बदल गया था नेचर, लव, चिल्ड्रन और हर चीज को देखने का। तो इनकी ये जो जीन जैक्विस रूसो की ये जो बुक थी, इसने चेंज कर दिया लोगों का आउटलुक। नेक्स्ट चेंज आता है 1770 में, थॉमस चैटरटन, जो कि रोमांटिक एरा में अगर आप सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट रोमांटिक इन इंग्लिश लिटरेचर माने जाते हैं। अब हुआ क्या था, ये 17 साल के एक पोएट थे जो नई टाइप की पोएट्री को लिख रहे थे एज ऑफ रीजन या एज ऑफ एनलाइटनमेंट के टाइम पे। अब इनकी पोएट्री थी अबाउट नेचर, अबाउट फीलिंग्स, अबाउट एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। तो इनकी पोएट्री को उस एज ऑफ रीजन एंड लॉजिक के टाइम पे कोई भी पब्लिश नहीं कर रहा था। एंड देन at the age of 17 he had arsenic and ये सुसाइड कर लेते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इट इज रिटन Chatterton signified doomed artist who is rejected by the cruel mechanical world। हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिर्फ काम करने का और एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करने का, एक प्रॉपर ऑर्डर में काम को लिखने का क्लासिकल्स के तरीके, विथ रूल, विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर में, जब इनकी जो नेचर के टुवर्ड्स, जो एक्सप्रेशन के टुवर्ड्स जो पोएट्री थी उसको रिजेक्ट किया गया, तो लोगों का ध्यान इनकी तरफ आया या रोमांटिसिज्म की तरफ आया कि ऐसा क्या इन्होंने लिखा था जिसको रिजेक्ट किया गया, एंड ही कमिटेड सुसाइड। अगला जो कदम आता है वो है 1774 में, फेमस जर्मन ऑथर गोएथे एक रोमांटिक लव स्टोरी पब्लिश करते हैं। अब ये उस टाइम की एक फर्स्ट रोमांटिक लव स्टोरी थी जो एज ऑफ रीजन के टाइम पे लिखी गई थी, जिसका नाम है द सोरोस ऑफ यंग वेदर। इस नॉवल में, इस स्टोरी में इन्होंने एक रोमांटिक लव स्टोरी और इसके एंड को एक बहुत ही सोरोफुल एंड को दिखाया है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान इस फीलिंग्स एंड इमोशंस के टुवर्ड्स जाने लगा। और ये बुक इतनी बड़ी सक्सेस हुई कि उस टाइम पे 3 मिलियन कॉपीज इसकी हैंड टू हैंड सोल्ड हो गई। एंड नेपोलियन ने भी इसको इस वर्क को द ग्रेटेस्ट वर्क इन यूरोपियन लिटरेचर का दर्जा दिया। तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि 1800 आने से पहले ही कुछ ऐसे स्टेप्स अलग अलग फील्ड में लोगों के किए गए कंट्रीब्यूशन की वजह से लोगों का रुझान, लोगों का ध्यान जो है रोमांटिसिज्म के टुवर्ड्स फैल रहा है। नेक्स्ट 1798 में आते हैं आपके आर्टिस्ट फ्रांसिस्को गोया, जो कि एक अपनी पेंटिंग को पब्लिश करते हैं। इनकी जो पेंटिंग है वो बहुत आइकॉनिक थी, जो दिखाती है द स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स आउट मॉन्स्टर्स, कि एक इंसान जब बहुत ज्यादा लॉजिकल बन जाता है, बहुत ज्यादा रीजनेबल बन जाता है, तो वो मॉन्स्टर के समान होता है। कहने का मतलब कि एक इंसान बहुत सारी चीजों के मिक्सचर से बना हुआ है, उसके अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस भी होनी चाहिए। एंड उनकी ये जो पोएट्री है अगेन ध्यान खींचती है लोगों का इमोशंस एंड फीलिंग्स के टुवर्ड्स। देन एट लास्ट 1798 में अगेन आते हैं हमारे फेमस वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी, जो कि दो राइटर्स थे। तब तक इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन लिरिकल बैलेट्स एंड इनके बहुत सारे रोमांटिसिज्म के टुवर्ड्स लिखे गए कॉन्सेप्ट पे इन्होंने जब काम पब्लिश करना शुरू किया, ये लोग लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, तो लोगों का नेचर को देखने का तो बिल्कुल नजरिया बदल गया। एक छोटे से फूल को देखने का, आप चाहे डैफोडिल की बात करें, ऐसे ही और राइटर्स आए, जैसे जॉन कीट्स हैं, हमारे शेली हैं, नाइटिंगेल को, एक चिड़िया को देखने का, पौधों को, एक लैंडस्केप एनवायरनमेंट को देखने का लोगों का नजरिया बदल गया। एंड पीपल का जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे रोमांटिक वर्ल्ड की तरफ जाने लगा। तो
इन दिस स्लाइड प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म आपको दिख रहा होगा। अब रोमांटिसिज्म सिर्फ नेचर के बारे में बात नहीं करता है, वो बहुत सारी फीलिंग्स पे एम्फेसिस देता है। वो कौन सी फीलिंग्स है? ये फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी फियर की, हॉरर, टेरर, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। आपने कॉलरिज के काम में देखा होगा कि कैसे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में उन्होंने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पे कितना ज्यादा एम्फेसिस किया है, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग को एक सेंसरी फीलिंग का पता लगता है, या फिर हम लोग वो पोएम पढ़ने के बाद बिल्कुल एक्चुअल में फील कर सकते हैं कि हम लोग उस पर्टिकुलर सेटअप में हैं। तो व्हेन यू आर एबल टू फील एनी काइंड ऑफ फीलिंग और एनी काइंड ऑफ इमोशन, उसको भी आपके रोमांटिक्स क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। अब रोमांटिक्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपको बेसिकली जो टीचर्स होंगे वो बहुत की फिगर्स के बारे में बताएंगे, जैसे वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, इन सब के बारे में। लेकिन इनसे पहले भी जो प्रिकर्सर्स थे जिनकी वजह से ये राइटर्स रोमांटिक्स बन पाए, उनको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अब इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम का जो पैटर्न है, आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, वो अब एक लेवल ऊपर जा रहा है। तो आपकी तैयारी एंड आपकी इंफॉर्मेशन एक लेवल ऊपर होनी चाहिए। हेयर आई हैव सम राइटर्स फॉर यू, जैसे जेम्स मैकफर्सन, गोएथे के बारे में हम लोग ने देखा, वॉल्टर स्कॉट, ये दोनों ही जेम्स मैकफर्सन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। थॉमस चैटर्टन, जिसके बारे में हम लोग ने अभी अभी बात की, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनके वर्क को कोई भी पब्लिश नहीं कर रहा था। देन वी हैव होरेस वॉलपोल, जो गोथिक लिटरेचर के बारे में लिखते हैं, एंड देन लॉरेंस स्टर्न। इन सबको प्रिकर्सन माना जाता है हमारे रोमांटिक्स का। तो अब हम लोग रोमांटिसिज्म का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रोमांटिसिज्म की अगर हम लोग बात करें तो रोमांटिक्स अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर को, नेचर की हर एक चीज जो ब्यूटीफुल है। ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं जो हमारे रोमांटिसिज्म में आती हैं। तो नेचर में जो भी ब्यूटीज हैं उसको हमारे जो रोमांटिक्स हैं अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इमोशंस ओवर रीजन, क्योंकि एनलाइटनमेंट एज के बाद आती है हमारी रोमांटिक्स, एंड रोमांटिक्स रिजेक्ट करती हैं बहुत ज्यादा बुद्धि, बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट एंड लॉजिक को, एंड फेवर करती है आपकी इमोशंस एंड फीलिंग को। ये पॉइंट आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। देन ये सेलिब्रेट करते हैं आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को। जिस तरीके से एनलाइटनमेंट के लोग हमेशा एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते थे, वो लोग इंटेलेक्ट एंड रीजन की बात करते थे, ये लोग आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की बात करते थे और इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहते थे। देन स्पिरिचुअल एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हम लोग को रोमांटिक पोएट्री में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। थीम्स ऑफ सॉलिट्यूड, जिस तरीके से यहाँ पे रोमांटिसिज्म की एज में आपके सॉलिट्यूड को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि एक इंसान अकेले बैठ के अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज को पहचाने, शांति में अपने आप को इस मैकेनिकल वर्ल्ड में वो कैसे अलग कर पा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे जन्म दे पा रहा है, इसको हमारे रोमांटिक्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे। देन वी हैव विविड सेंसरी डिस्क्रिप्शन, जो हम लोग ने अभी अभी देखा। आप रोमांटिक पोएट्री कोई भी उठा के पढ़ेंगे, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से उसमें ध्यान लगा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली फील होने लगेगा कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आप उस सेटअप के पास आ चुके हैं, एंड आपको नेचर के बहुत करीब फील होने लगेगा। देन एट लास्ट वी हैव इंटरेस्ट इन कॉमन मैन, दुनिया, इंडस्ट्री, साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे ना ध्यान देके ये एक इंसान की कैपेबिलिटी और इंसान के दिमाग और उसकी फीलिंग्स पे एम्फेसिस करते हैं। तो ये हुए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक्स। अब हम लोग रोमांटिक्स जो बेसिक की फिगर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आप सबको किस पॉइंट ऑफ व्यू पे रोमांटिसिज्म की तैयारी करनी चाहिए, वो ये सारे राइटर्स हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, रॉबर्ट साउदी, विलियम ब्लेक, मैरी शेली, विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, जेन ऑस्टन, ये सारे जो आपके राइटर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर्स हैं जिनके वर्क्स को आपको कंप्लीट करना ही होगा। सो दैट वाज इट फॉर रोमांटिसिज्म। आई होप आपको रोमांटिसिज्म का फील आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि कैसे रोमांटिक्स जैसे फीलिंग्स एंड इमोशंस को कितनी ज्यादा एम्फेसिस देते थे ओवर लॉजिक एंड रीजन। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इज्म इन लिटरेचर, हमारी जो सीरीज चल रही है और आपको कोई इज्म लिटरेचर का नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन ऑब्वियसली कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। रोमांटिसिज्म के बाद हमारा आता है रियलिज्म, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है रियलिज्म के ऊपर। सो आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन दैट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।